हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी क्लास 11th का 19 सितंबर को फिजिक्स का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं, तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए फिजिक्स के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अभी की इस क्लास में त्रैमासिक परीक्षा के लिए क्लास 11th के लिए 19 सितंबर को फिजिक्स का त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम होने वाला है। तो फिजिक्स के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। अभी की इस क्लास में हम लोग 19 सितंबर त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम के लिए फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो क्लास 11th क्वार्टरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 ये फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है और फिजिक्स का विषय कोड 117 रहेगा और पूर्णांक 80 रहेगा, क्योंकि 80 नंबर का एग्जाम होगा। ये त्रैमासिक परीक्षा है और समय पूरा 3 घंटा का मिलेगा। तो खंड अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और खंड ब यानी सेक्शन बी में आपसे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फिजिक्स का। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि दूरी एंड विस्थापन में क्या अंतर है। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दूरी एंड विस्थापन में क्या अंतर है, इंग्लिश में भी लिखा गया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर दूरी किसी व्यक्ति द्वारा किसी दो बिंदुओं के बीच तय की गई कुल रास्ते की लंबाई को कहते हैं, जबकि विस्थापन जो है वह किसी दो बिंदुओं के बीच में सबसे छोटे रास्ते की दूरी को कहते हैं। तो दूरी एंड विस्थापन में क्या अंतर है, इंग्लिश में भी इसका आंसर लिखा गया है। डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ पार्ट covered by a person between 2 points with displacement is the distance of the shortest part between any 2 point। तो इसका इंग्लिश में भी लिखा गया है और हिंदी में भी लिखा गया है। तो दूरी एंड विस्थापन क्या है, तो दूरी किसी व्यक्ति द्वारा किसी दो बिंदुओं के बीच तय की गई कुल रास्ते की लंबाई को कहते हैं, जबकि विस्थापन किसी दो बिंदुओं के बीच में सबसे छोटे रास्ते की दूरी को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पूछा गया है कि संरक्षी बल किसे कहते हैं। बताना है कि संरक्षी बल किसे कहते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है। तो संरक्षी बल किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है कि संरक्षी बल यदि बल द्वारा संपन्न कार्य विस्थापन के पथ पर निर्भर न कर केवल प्रारंभिक स्थितियों पर निर्भर करे तो बल संरक्षण कहलाते हैं। संरक्षी बल प्रभाव में चूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य होता है, उदाहरण गुरुत्वीय बल आदि, त्वरण बल, केंद्रीय बल। तो यहाँ पर इसका उदाहरण भी लिखा गया है। तो इंग्लिश में भी लिखा गया है, इंग्लिश वाले बच्चे लिखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, तो इसका उत्तर लिखा गया है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से स्पष्ट है कि यदि वस्तु पर कोई बल आरोपित न हो तो उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से यह स्पष्ट होता है कि यदि वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं होता है तो उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात संवेग नियत बना रहेगा। इस निष्कर्ष के व्यापक रूप को संवेग संरक्षण का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, वस्तुओं की निकाय पर यदि बाह्य बल आरोपित न हो तो संयुक्त निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर कि प्रत्यास्थ संघट्ट क्या है। तो इसका उत्तर लिखना है कि वह संघट्ट का टक्कर जिसमें टक्कर के बाद वस्तुओं में रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों मान संरक्षित रहता है। इस प्रकार की टक्करों को प्रत्यास्थ संघट्ट कहते हैं। इसमें टक्कर के बाद वस्तुएं एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, उदाहरण पिंग पोंग की गेंदों की टक्करें। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 पूछा गया है कि प्रक्षेप की क्षैतिज प्रास एन महत्तम ऊंचाई के व्यंजक लिखे। तो इसका उत्तर है कि प्रक्षेप के क्षैतिज प्रास को प्रास की गति और महत्तम ऊंचाई को उच्चता के व्यंजक कहा जाता है।
तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि घर्षण कोण तथा विराम कोण किसे कहते हैं। तो घर्षण कोण तथा विराम कोण किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर लिखा गया है कि घर्षण कोण वह कोण है जिस पर घर्षण बल का कार्य करता है और विराम कोण वह कोण है जो घर्षण बल के परिणाम स्वरूप कोण से आदि कोण निकलता है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि संरक्षी बलों के प्रमुख लक्षणों को लिखे। तो संरक्षी बलों के प्रमुख लक्षणों को लिखना है। तो इसका उत्तर है कि संरक्षी बलों के प्रमुख लक्षण स्थिरता, संरक्षी बल तत्व की स्थिरता को बनाए रखता है। आत्म संरक्षण, यह अपने आप को हानि से बचाने की क्षमता होती है। और परिपूर्णता, संरक्षी बल द्वारा विचलित बोधित की गई वस्तु का पूर्णता स्थिति में वापस लाना। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यवस्थान गुणांक क्या है, व्याख्या करें। तो लिखना है यहाँ पर पर्यवस्थान गुणांक वह मात्रा है जो वस्तुओं के संपर्क में एक द्विपक्षीय संघर्ष के परिणाम स्वरूप केवल उन वस्तुओं की आपसी संघर्ष की योग्यता को प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखे। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखना है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय वह प्रमेय है जो वस्तु के द्वारा किए गए कार्य के रूप में परिमाणित ऊर्जा को प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद 10 नंबर है, एसआई मात्रक के क्या लाभ हैं। तो एसआई मात्रक के क्या लाभ हैं, तो उत्तर है एसआई मात्रक प्रणाली के लाभ निम्नलिखित हैं। पहला लाभ है यह मात्रकों की सुसंगत प्रणाली है। दूसरा है मात्रकों की यह प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत है। 3 नंबर है कि मात्रकों की यह प्रणाली मात्रकों की सीजीएस प्रणाली की बहुत करीब है और इसे आसानी से उस प्रणाली में बदला जा सकता है। और 4 नंबर है कि इस प्रणाली में सभी गुणज और अपवर्तक की घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंदें नियत वेग क्यों ग्रहण कर लेती हैं। तो वर्षा की बूंदें नियत वेग क्यों ग्रहण कर लेती हैं, तो इसका उत्तर है वर्षा की बूंदें नियत वेग से ग्रहण कर लेती हैं क्योंकि ये वायु में पृथ्वी की गति से बहुत छोटी होती हैं, इसलिए वे पृथ्वी की गति का प्रभाव अनुभव नहीं करती हैं। तो यहाँ तक लिखना है। 12 नंबर है कि अनुनादी एवं प्रणोदित कंपन में अंतर लिखे। तो इसका उत्तर लिखा गया है अनुनादी कंपन वह कंपन है जिसमें ऊर्जा की गति के दोनों दिशाओं में परिवर्तन होता है, जबकि प्रणोदित कंपन वह कंपन है जिसमें ऊर्जा का संरक्षण होता है और गति का केवल एक दिशा में परिवर्तन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। ये सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। कार्य शक्ति एवं ऊर्जा की परिभाषा दे तथा इसका एसआई मात्रक लिखे। कार्य शक्ति एवं ऊर्जा तीनों की परिभाषा लिखना है और तीनों का यहाँ पर एसआई मात्रक लिखना है। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि कार्य जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है और पिंड बल की दिशा में स्थान परिवर्तन करता है तो इसे बल द्वारा संपादित कार्य कहा जाता है। यहाँ कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। कार्य बराबर क्या होता है, तो बल गुना विस्थापन होता है। कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। न्यूटन मीटर या जूल होता है। शक्ति, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि समय में W कार्य होता है तो समय शक्ति का मात्रक जो है वह न्यूटन मीटर प्रति सेकंड या जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। उसके बाद ऊर्जा, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है। तो यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 पूछा गया है। यह भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अभिकेंद्री बल क्या है, अभिकेंद्री बल का व्यंजक प्राप्त करें। तो इसका उत्तर है कि यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड से त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल -mv2/r होता है। किसी पिंड के ताक्षणिक वेग के लंबवत दिशा में गति पथ के केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्री बल
कहलाता है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि घर्षण गुणांक क्या है, यह किन कारकों पर निर्भर करता है। तो घर्षण गुणांक क्या है, यह किन कारणों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर लिखना है घर्षण गुणांक दो संपर्कित सतहों के पदार्थ और रुक्षता पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर इसको छोड़ देना है। स्थैतिक घर्षण गुणांक गतिज घर्षण गुणांक से थोड़ा अधिक होता है। जब तक लंबवत बल स्थिर होता है तब तक अधिकतम संभव घर्षण संपर्कित सतहों के क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिख देना है। तो दुगुना क्वेश्चन पूछा जाएगा, आधा क्वेश्चन का आंसर देना है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ये सभी क्वेश्चन कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा, इस प्रकार से पहला पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर फिजिक्स का देखना है तो फिजिक्स का भी दिया गया है, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथ का, यानी सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर इस सेक्शन में मिलेगा क्लास 11th में। तो यहाँ पर देखिए फिजिक्स का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, या फिर केमिस्ट्री का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर 19 सितंबर क्लास 11th फिजिक्स क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट यहाँ पर फिजिक्स का ये पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 19 तारीख को होने वाला है और यहाँ पर व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ये रूटीन दिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा क्लास 11th फिजिक्स ऑब्जेक्टिव आंसर की, ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर अभी अपडेट कर दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ से देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख सकते हो, अपडेट कर दिया गया है। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। और नीचे आएंगे तो इसको PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से केमिस्ट्री का भी देखना है तो केमिस्ट्री पर क्लिक करके केमिस्ट्री का भी देख सकते हैं, सभी सब्जेक्ट का दिया गया है।